गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बेहतर होंगे और काफ़ी अच्छी स्टडी एक प्लानिंग के साथ आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप जो भी मैंने आपको बताया था कि कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ने चाहिए, तो आप लोग मेरी अपेक्षा पे खरे उतर रहे होंगे। और लगभग सभी स्टूडेंट्स से मैं आशा भी करते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन स्टडी के लिए जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और पर डे अपलोड की गई वीडियो को स्टडी कर रहे हैं, तो उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि वो पर डे कम से कम 6 से 8 घंटा डेली स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये मिनिमम 6 से 8 घंटा भी अगर आज से भी मेहनत शुरू कर दोगे, आज 1 अप्रैल है, आज से भी आपने परिश्रम करना शुरू कर दिया 8 घंटे, तो आप 1 महीने में बहुत कुछ कर जाएंगे। सपोज करिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप 1 घंटे देते हैं तो 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं, तो लगभग 5, 1.5, 7.5 घंटे, 8 घंटे बनते हैं। तो 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए पड़ेगा 5 से 8 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस स्थिति में अगर एक सब्जेक्ट से आप 5-5 क्वेश्चन पर डे पढ़ रहे हो, तब भी 30 दिन से ज़्यादा है। अभी 30 दिन को अगर हम ले लें तो 5 3 15 150 क्वेश्चन आपके, 150 टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो। ठीक है, इस तरह से 150 टॉपिक में अगर आपका, ठीक है, बेहतर तैयारी अगर 150 टॉपिक की है तो निश्चित ही सारे क्वेश्चन वहीं से आने हैं, कहीं इधर उधर से नहीं आने। ठीक है, लेकिन एक बात फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, कोई शॉर्टकट सफलता का नहीं होता है, इसलिए आप कोई शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए। ठीक है, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार स्टडी आप प्रिपेयर एक नज़र से हर चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं उनको आप अनसॉल्व के माध्यम से देखते जाइए कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। उस क्वेश्चन को आप एक कॉपी में या एक रफ पेन पे लिखिए और उसी क्वेश्चन को कवर करने का ज़्यादा प्रयास करिए, क्योंकि इतना टाइम अब हमारे पास है कि ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रेटजी बनानी, एक प्लान के तहत हमको काम करना है। ठीक है, हमको आपको काम करना है जिसकी वजह से हम सफलता के इस मंजिल पर पहुंच सकें। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट शुरू से ही 6 से 8 घंटा मेहनत कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, निश्चित मेरी ऐसी उनसे आशा है और मैं उनको अपनी तरफ से ब्लेस भी करता हूं कि वो अच्छा करें और 90+ स्कोर करें और यूपी बोर्ड में और अपना और अपने परिवार का मान सम्मान, ठीक है, बनाए रखें। ठीक है, और गर्व से सीना ऊंचा और चौड़ा होना चाहिए और सर जो है पिता का क्या होना चाहिए, ऊंचा। दोस्तों, जिस दिन आप टॉपर की लिस्ट में आएंगे 90+ कर देंगे, हम तो कहते हैं 85+ कर दीजिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 लिस्ट में आपका नाम निश्चित आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए 85 से 90+ कर दोगे तो आपका जो नाम है वो यूपी बोर्ड के पूरे उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में आ सकता है। इसलिए आप बेहतर से बेहतर तैयारी करिए। जो भी आपको सुझाव चाहिए हम लोग आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल लापरवाही मत करिए, नहीं तो ये आपके लिए घातक होगा। तो चलिए, मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से अपने बायोलॉजी क्लास के अंतर्गत आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन हमारा, ठीक है, सूक्ष्म जीवों पर ही आधारित है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा अनसॉल्व भी ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो इस बार भी आने की पॉसिबिलिटीज है, इसलिए आज हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को एक बार मैंने पहले ही वीडियो बना करके टॉपिक जब आपको कवर कर रहे थे चैप्टर वाइज, वहां पर मैंने इसे बताया है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपसे इस बात की डिस्कशन करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है और पेपर में अगर आ रहा है इसे कैसे आंसर लिखा जाए। क्या इसमें फिगर देना जरूरी है, क्या इसमें सिर्फ लैंग्वेज लिखना जरूरी है या फिर फिगर लैंग्वेज दोनों चाहिए? तो आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, यह क्वेश्चन बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत है और क्लास के 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं। और ये जो धमाका सीरीज आपकी चल रही है इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के चैनल पर, वहां पर इस धमाका सीरीज के अंतर्गत ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डेली आपको कवर कराने जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन हमारा है पहला। ठीक है, सूक्ष्म जीव का बायोगैस के उत्पादन में महत्व को विस्तार से समझाइए। ठीक है, क्या करना है? बायोगैस का उत्पादन, ठीक है, में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है? विस्तार से समझाना है, अच्छे से समझाइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पे आंसर पे ले चलने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ठीक है, पहले ये तो आप समझो, बाकी बायोगैस क्या है बाद में देखेंगे। ठीक है,
सूक्ष्म माने होता है छोटा, जीव माने जीव, यानी कि पृथ्वी पर दो तरह के जीव हैं। एक जो हमें आंख से दिखते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, ठीक है, चींटी भी दिखती है दोस्तों, हाथी भी दिखती है, ये छोटा है बड़ा है, लेकिन ऐसे जीव को जिन्हें हम आंख से देख सकें, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो, उसे हम दृश्य जीव कहते हैं, विजुअल एनिमल कहते हैं। और कुछ जीव हमारे इस पृथ्वी पर ऐसे भी हैं जिन्हें हम साधारण आंख से देख नहीं सकते हैं, चींटी के हजारवें भाग के भी छोटे होते हैं, उन्हें हम आंख से नहीं देख सकते हैं, इसलिए उन्हें हम अदृश्य जीव कहते हैं, इनविजिबल एनिमल कहते हैं, इनविजिबल लिविंग बीइंग्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए कि पृथ्वी पर दो तरह के जीव हैं, ठीक है, दृश्यता के आधार पे। एक जो दिख रहे हैं, चाहे वो चींटी से हाथी हो, इन्हें विजिबल एनिमल कहते हैं, दृश्य जीव, और ये जो आंख से नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, उसे अदृश्य जीव कहते हैं, इनविजिबल। ठीक है, तो जो ये आंख से नहीं दिखते, साधारण आंख से नहीं दिखते हैं ना, क्यों नहीं दिख रहे हैं? बहुत छोटे हैं, यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसलिए आंख से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक कोश की जीवों को आंख से देखना संभव नहीं है, क्योंकि ये इतने छोटे, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें साधारण आंख से नहीं देख सकते हैं, चाहे आंख को कितना भी बड़ा क्यों ना कर ले। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और उसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, तब जाके हमें ये दिखते हैं। ठीक है, तो बहुत नहीं रटना है। सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म माने बहुत छोटे, जो आंख से ना दिखें, जीव मतलब जीव। ठीक है, ऐसे जीव जो साधारण आंख से नहीं दिख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उन्हीं को हम साधारण या सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोरोना वायरस भी सूक्ष्म जीव में एक तरह से आ रहा है। क्या आपको ये वायरस दिख रहा है? कहां पे है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चींटी चढ़ जाएगी दिख जाएगा, लेकिन ये कोरोना वायरस आपकी बॉडी, आपके हाथ में लग जाएगा तो आपको दिखने वाला नहीं है, क्योंकि यह इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सरल है कि आंख से दिखना संभव नहीं है, इसे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जीवाणु, बैक्टीरिया जिसे आप लोग कहते हो, और कवक, ईस्ट नामक कवक, ठीक है, जीवाणु और ईस्ट नामक कवक, ये भी इसी कोरोना वायरस की तरह इतने ही सूक्ष्म होते हैं जिसे आंख से देखना संभव नहीं है। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपसे, आपने देखा होगा कि खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं। कोरोना नहीं था, इसके पहले भी ये बातें चली जा रही, खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ 20 सेकंड तक उंगलियों के बीच में डाल कर धोएं। क्यों ऐसा? क्या प्रॉब्लम है? अगर वैसे खा ले तो क्या दिक्कत होगी? क्योंकि आपके हाथ पे लग रहा है कि साफ है, लेकिन इसमें ऐसे खतरनाक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि यहाँ चिपके हुए हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं इसलिए इतने छोटे हैं, लेकिन जब आप भोजन करेंगे तो भोजन के साथ आपके पेट में, शरीर में जाएंगे और रोग फैलाने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है साबुन से हाथ धुल लीजिए। जो सूक्ष्म जीव हैं, जो आंख से नहीं दिख रहे हैं, साबुन से धुलने के बाद उसमें मर करके, ठीक है, आपके हाथ से गायब हो जाएंगे और आपका हाथ साफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से मैंने आपको बता दिया सूक्ष्म जीव। तो अगर आपको कहा जाए सूक्ष्म जीव, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे जीव जिन्हें आंख से देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही रहते हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। पृथ्वी के ऐसे कोई स्थान नहीं जहां सूक्ष्म जीव ना पाया जाए। आपकी बॉडी पे, आपके चेहरे पे, आपके नाक पे, आपके हाथ पे, आपकी पूरी बॉडी पे हैं, लेकिन दिख नहीं रहे, बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव की जब बात आए, खासकर आप जीवाणु के बारे में आप मंथन करिएगा, बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? जीवाणु और बैक्टीरिया के बारे में। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जो सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु का बायोगैस के उत्पादन महत्व बताइए, यानी जो जीवाणु है वो बायोगैस का उत्पादन कैसे करते हैं। कौन सा जीवाणु है जो बायोगैस उत्पादन करता है? बायोगैस का मतलब होता है दोस्तों क्या? गोबर गैस। कौन सा गैस? गोबर गैस होता है। ठीक है, बायो मीन्स जैव और गैस मतलब गैस, यानी जैव का मतलब हो गया जीवों द्वारा पदार्थ, जीवों द्वारा जो उत्पन्न किए गए पदार्थ हैं, सड़े गले पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनसे क्या करना? गैस उत्पादन करना, गैस बनाना, इसी को बायो गैस कहते हैं। और इसमें जीवाणु हेल्प करते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि उस जीवाणु का बायोगैस के उत्पादन में महत्व को समझाइए। ठीक है, क्या वह जीवाणु बायोगैस बनाता है? अगर बनाता है तो कैसे बनाता है, इस बात को समझाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम कि ये प्रश्न है, सूक्ष्म जीव का बायोगैस के उत्पादन महत्व को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पे आंसर ऐसे आप लिखेंगे, जो प्रश्न आपका किया गया है उस प्रश्न को हेडिंग के रूप में आप कन्वर्ट करिए, एक अच्छे हैंड राइटिंग में हेडिंग बनाइए और ऐसे बॉर्डर लाइन करिए। ठीक है, ताकि आपका ये पता चलता रहे। तो मैंने हेडिंग कर दिया, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस मीन्स गोबर गैस, देख रहे हो लिखा गया ना, बायोगैस मीन्स क्या होता है दोस्तों? गोबर गैस होता है। ठीक है, गोबर से उत्पन्न गैस, तो बायोगैस
लेकिन कैसे बनती है गोबर से गैस, यही तो समझाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिएगा कि बायोगैस अर्थात गोबर गैस का उत्पादन, ठीक है, एक वायुरोधक टैंक में होता है। ठीक है, अर्थात अगर गोबर से गैस बनाना है तो उससे क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को एक टैंक में कन्वर्ट करते हैं, टैंक में संपन्न कराते हैं। ये फिगर हमने बना रखा है टैंक, अभी हम थ्योरी बताएंगे, फिर आपको बाई फिगर टैंक को ये दिखाएंगे कैसे गोबर गैस बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे तो कहीं इसका उदाहरण देखे होंगे, किसी न किसी के घर पर ये संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा कि बायोगैस अर्थात गोबर गैस का उत्पादन एक वायुरोधक टैंक में होता है। मतलब गोबर से गोबर गैस एक ऐसे टैंक में बनाया जाता है जो वायुरोधक होता है, अर्थात बाहर से उसमें हवा या वायु नहीं प्रवेश कर पाती है। ठीक है, तो वायुरोधक टैंक में होता है। इस टैंक को बायोगैस संयंत्र क्या कहते हैं, बायोगैस संयंत्र कहते हैं या डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोगैस संयंत्र या डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। ठीक है, मतलब गोबर से गोबर गैस बनाने के लिए एक वायुरोधी टैंक होता है, ये आप देख रहे हो वायुरोधी टैंक है। ठीक है, और इस वायुरोधी टैंक में क्या होता है, बाहर से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है और इसे डाइजेस्टर टैंक कहते हैं या बायोगैस संयंत्र कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें एक बड़ा सा, ठीक है, जिसमें एक बड़ा सा टैंक होता है। ठीक है, तो ये आप ऊपर देख रहे हो, ये बड़ा सा क्या है, टैंक लगा हुआ है जिसमें एक और छिद्र होता है। ठीक है, क्या होता है, एक और छिद्र होता है, ये आप देख रहे हैं इस बड़े से टैंक में इधर क्या है, छिद्र होता है जो ढक्कन से क्या होता है, बंद होता है। क्या होता है, ढक्कन से बंद होता है। ठीक है, एक तरफ ढक्कन से बंद होता है और इस टैंक का 3/4 भाग भूमिगत रहता है। ठीक है, यही टैंक है दोस्तों, और देख रहे हो कि इसका लगभग 3 भाग, आधे से ज़्यादा भाग क्या है, ये जमीन है, अंडरग्राउंड है, उसी के अंदर क्या है, ये दबा हुआ है ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, अब क्या होता है, 3/4 भाग भूमिगत होता है, भूमि के अंदर होता है। ठीक है, इसी छिद्र के द्वारा गोबर गैस, इसी छिद्र के द्वारा गोबर व अन्य निरर्थक पदार्थ, अन्य निरर्थक पदार्थ का मतलब होता है जैसे आसपास के जो पेड़ पौधे पत्तियां होती हैं, ठीक है, सड़े गले जो केले के छिलके या कुछ और हो गया, ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ और होते हैं उनको भी इसमें डाल सकते हो, डाल करके उस गोबर के साथ सड़ा के गैस का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, ठीक है, कि इसी छिद्र के द्वारा गोबर व अन्य निरर्थक पदार्थ व जल को समय समय पर क्या करते हैं, बोलो, टैंक में डाला जाता है। ये आप देख रहे हो, ये छिद्र है। ठीक है, इस टैंक में ये साइड से एक नली लगा के छिद्र बनाई गई है, यहाँ से गोबर प्लस पानी प्लस अन्य निरर्थक पदार्थ समय समय पे हम क्या करते हैं, इसमें डालते रहते हैं, जिससे ये क्या होता है, टैंक के अंदर यहाँ पर क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरह से ये पहुंच गया, राइट, पहुंच जाता है। और जब इसमें ये पहुंच जाता है तो अब इसमें वायु की अनुपस्थिति है, तो वायु की अनुपस्थिति में इस गोबर में, इसी गोबर में क्या थे, कुछ जीवाणु थे। वे जीवाणु क्या करते हैं, ये लिखा गया है, जिससे गोबर में उपस्थित सूक्ष्म जीव अर्थात मेथनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु जो होता है, ये गोबर में उपस्थित होता है। ये गोबर का क्या करता है, किण्वन करता है। दोस्तों, किण्वन का मतलब होता है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल देना या एक कार्बनिक पदार्थ को दूसरे कार्बनिक पदार्थ में बदल देना, ये किण्वन होता है। ठीक है, किण्वन का मतलब ये, किण्वन करता कौन है, जीवाणु करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। तो गोबर एक पदार्थ हो गया, अब उसमें जीवाणु किण्वन करेंगे तो एक दूसरा पदार्थ बनेगा, गैस बनेगी, गोबर गैस बनेगी। तो वही कह रहा है, ठीक है, कि गोबर में उपस्थित सूक्ष्म जीव जिसका नाम मेथनोबैक्टीरियम जीवाणु है, ठीक है, ये गोबर का किण्वन करके गोबर गैस या बायोगैस बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, गोबर गैस बनाती है या बायोगैस बनाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो गोबर गैस उत्पादन में हेल्प करती है, या उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो गोबर गैस या बायोगैस बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा उस जीवाणु का नाम, उस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, मेथनोबैक्टीरियम जीवाणु। व्हाई यू आर कॉल्ड द मेथनोबैक्टीरियम ऑफ दिस बैक्टीरिया, दैट सिंपल यार, बिकॉज इट इज फॉर्मेशन ऑफ द मेथेन गैस फ्रॉम स्लेज एंड गोबर। ठीक है, जो गोबर होता है इसी गोबर से ये गोबर गैस बनाता है, और गोबर गैस में देखो मेथेन है, CH4,
ये मेथेन गैस होती है, CH4 मेथेन गैस। गोबर गैस में बहुत सारी गैसें होती हैं, कई गैसों का मिश्रण है गोबर गैस, लेकिन मुख्य गैस जो होती है इसमें मेथेन होती है। और इसे बना कौन रहा है? गोबर से जीवाणु बना रहा है, इसलिए उस जीवाणु का नाम ही रख दिया गया मिथनोबैक्टीरियम, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो मिथनो अर्थात मेथेन बनाता है, मेथेन गैस बनाता है, उसी को मिथनोबैक्टीरियम कहते हैं। तो आपके खोपड़ी में धंस जाना चाहिए, आपकी खोपड़ी में याद हो जाना चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन अगर पूछता है, जाना नहीं है, ठीक है, क्या नहीं इसको छोड़ना है कि उस जीवाणु का नाम बताइए जो गोबर गैस बनाता है। तो मेथेन, गोबर गैस में प्रमुख गैस कौन सी है? मेथेन होती है, लगभग 50 से 60%। तो मेथेन बना रहा है गैस, तो मेथेन बनाने वाले को क्या कहते हैं? मिथनोबैक्टीरियम कहते हैं, ठीक है, मिथनोबैक्टीरियम जीवाणु। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इस तरह से ये क्या हो गया कि मिथनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु गोबर का किण्वन करके गोबर गैस अर्थात मेथेन गैस का निर्माण करती है, जिसमें मुख्य रूप से मेथेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि गोबर गैस का प्रमुख संगठक कौन है। मतलब गोबर गैस में बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन मेन गैस कौन सा है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसका नाम क्या बेटा? मेथेन गैस है, जो टोटल 50 से 70% होता है, ठीक है, 50 से 70% होता है। और साथ में थोड़ा सा क्या होता है? 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और हाइड्रोजन गैस की मात्रा भी क्या होती है? गोबर गैस में होती है, अर्थात गोबर से ये गैसें भी बनती हैं, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको जोड़ देना चाहूँगा कि जो गोबर गैस है उसका प्रमुख जो गैस है वो मेथेन होता है, लगभग 60-70%। उसके अलावा भी कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, H2S गैस और हाइड्रोजन गैस है, ये भी कुछ मात्रा में क्या होती है? उसमें बनती हैं, अवेलेबल होती है। लेकिन जो प्रमुख अंश होता है, प्रमुख भाग होता है, वो मेथेन होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है, मेथेन गैस होता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब होता आगे देखिए, इसमें कार्बनिक अपशिष्ट को 50% ज्वलनशील ऊर्जा को मेथेन गैस में बदला जा सकता है। अर्थात जो गोबर होता है, ठीक है, ये कार्बन से बने अपशिष्ट पदार्थ हैं। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जिनका कोई उपयोग ना हो। भाई बॉडी में जितना हम खाते पीते हैं, क्या पूरा वो हमारे यूजफुल पदार्थ में कन्वर्ट होता है? नहीं, उसमें 30% क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, जिसको बॉडी क्या करती है? अपशिष्ट, अनावश्यक पदार्थ के रूप में, मलमूत्र के रूप में बाहर कर देती है। तो इसी को अपशिष्ट कहते हैं। और जितना अपशिष्ट पदार्थ है मलमूत्र, सब का सब कार्बन से बना है, इसलिए इसे कार्बनिक अपशिष्ट कहते हैं। तो जानवरों में जो गोबर होता है, पशुओं में, वो भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, उसकी बॉडी के लिए कोई यूजफुल नहीं है, तो वो कार्बन से बने हुए पदार्थ होते हैं, इसलिए वो कार्बनिक अपशिष्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रक्रिया में, ठीक है, इस प्रक्रिया में कार्बनिक अपशिष्ट को 50% ज्वलनशील ऊर्जा को, ठीक है, मेथेन में बदला जा सकता है। अर्थात जैसे 100% गोबर है तो 50% इसमें से क्या होता है? ज्वलनशील ऊर्जा, ठीक है, ज्वलनशील ऊर्जा होती है, जिसे जीवाणु की सहायता से इस कार्बनिक अपशिष्ट के 50% भाग को ज्वलनशील क्या ऊर्जा के रूप में, मेथेन गैस के रूप में हम क्या करते हैं? ये जीवाणु से कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है कि 50% ज्वलनशील ऊर्जा को मेथेन गैस में कन्वर्ट कर देता है। और इस बायोगैस का, ठीक है, थर्मल मूल्य जो होता है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। यहां पे हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट कि बायोगैस का थर्मल मूल्य कितना होता है, कितनी इंटेंसिटी होती है इस गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करें, तो इसका कैलोरी मान कितना होता है, ठीक है। होता ना हर ईंधन का कैलोरी मान, जिसका कैलोरी मान ज्यादा हो समझ लो अच्छा ईंधन होता है। तो इस ईंधन का जो कैलोरी मान होता है, थर्मल मूल्य अर्थात कैलोरी मान, वो कितना होता है? यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है बेटा? कैलोरी मान। थर्मल मूल्य का मतलब क्या हुआ? कैलोरी मान 23 से 28 होता है, ठीक है। कितना होता है? 23 से 28 के आसपास होता है, ठीक है। और इस बायोगैस के बनने की जो क्रिया है, ये एनारोबिक प्रोसेस होती है, अर्थात अनाक्षी प्रक्रिया होती है। अर्थात जो जीवाणु गोबर को गोबर गैस में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं भी रोल्ड नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा यहाँ पे प्रयुक्त नहीं हो रही है, ठीक है। और जिस अपक्रिया में किसी चीज के बनने में, चाहे गोबर से गोबर गैस बने या कुछ भी, अगर ऑक्सीजन नहीं लग रहा है तो हर ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? अनाक्षी प्रक्रिया कहते हैं। चूंकि गोबर से गोबर गैस
अर्थात बायोगैस बनने में भी कोई भी ईंधन ऑक्सीजन नहीं यूज हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अनाक्षी प्रक्रिया। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बायोगैस बनने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है, ऑक्सी है या अनाक्षी है, तो आप क्या बोलोगे, अनाक्षी है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं यूज हो रहा है, इसलिए इट इज एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, ये अनाक्षी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा प्रोसेस। ठीक है, अब नोट, यहां पे एक छोटी सी पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में बायोगैस अर्थात गोबर से गोबर गैस यानी बायोगैस बनाने का जो टेम्परामेंट है, जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, ठीक है, जो टेक्निक है, इस टेक्निक को किसने विकसित किया, ठीक है, वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि भारत में जो बायोगैस अर्थात गोबर गैस का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, इसके उत्पादन की जो प्रक्रिया है, टेक्निक है, उसे भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान तथा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयास से डेवलप किया गया, ठीक है, विकास किया गया ऐसी प्रणाली का, अर्थात गोबर से गोबर गैस बनाने की प्रणाली या प्रक्रिया का विकास या तकनीकी का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान तथा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयास से किया गया। ठीक है, ये आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया। अब बात आती है बायोगैस के लाभ क्या हैं, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ दिस बायोगैस। बायोगैस से लाभ क्या है, अगर हम बायोगैस का प्रयोग करें तो इससे हमें लाभ मिलेगा, क्या लाभ होगा, कौन कौन से लाभ होते हैं, ठीक है, ये भी यहां पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि इसके लाभ जो होते हैं, ठीक है, अगर किसी चीज से लाभ है तो हानि भी होगा, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो लाभ हम बात करेंगे, फिर हानियों की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायोगैस के लाभ है, इसके निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट है कि यह प्रदूषण रहित नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। मतलब गोबर से गोबर गैस जब बनता है इस टैंक के संयंत्र के माध्यम से, तो इसमें वातावरण में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। और इस गैस को जब हम यहाँ पाइप के माध्यम से चूल्हे पे ले जाते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई धुआं, कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है। दोस्तों, अगर आप गाँव से बिलोंग कर रहे हैं तो चूल्हे में जो आप लकड़ियाँ लगाते हैं, ठीक है, जलाते हो खाना बनाने के लिए, उसमें धुआं निकलता है, काला काला ब्लैक ब्लैक प्रदूषण होता है। जहां होता है वहां काला हो जाता है, पूरा वातावरण में चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जो गोबर गैस होता है, इससे किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता है, ये इसका पहला एडवांटेज होता है। ठीक है, और नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। इसमें जो ऊर्जा है नवीनीकृत होती है। फिर से गोबर डालो, गैस बना, यूज कर लिया, फिर गोबर डालो, फिर नया गैस बना, फिर यूज कर लिया। इस तरह से ये क्या है, नवीनीकरण का स्रोत होता है। नवीनीकरण और अनवीनीकरण, ये दो तरह के ऊर्जा के स्रोत, जैसे पेट्रोल डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये अनवीनीकरण में आ जाए, क्योंकि इनका नवीनीकरण ये पहले से प्रकृति में स्टोर है, जितना है उतना यूज कर लो, उसके बाद खत्म। लेकिन यहाँ इस टैंक में जो मेथेन गैस है, जो गोबर गैस है, पहले से नहीं है, हमने गोबर डाला, गैस बनी, यूज किया, खत्म, फिर गोबर डाला, गैस बनी, फिर यूज किया, तो बार बार नई गैस बन रही है, नया प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है और प्रदूषण रहित है, इससे किसी तरह कोई प्रदूषण नहीं होता है। ये पहला एडवांटेज। दूसरा है कि यह वातावरण को साफ और स्वच्छ रखता है। सीधी सी बात है कि आप इस गैस का प्रयोग करोगे जब चूल्हे में, कोई धुआं नहीं निकलेगा, वातावरण को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जबकि लकड़ी से यूज करते हो, ठीक है, लकड़ी या अन्य चीजें यूज करते हो ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए, तो वहां पर धुआं, प्रदूषण, पोल्यूशन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरा, यह ग्रामीण अंचल में रोजगार प्रेरक है। यह ग्रामीण अंचल में रोजगार प्रेरक है, अर्थात जो ये बायोगैस संयंत्र लगाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ये एक दो व्यक्ति को रोजगार दे सकता है, ठीक है कि नहीं, इसलिए इसे कहते हैं कि यह एक रोजगार प्रेरक है। ये भी लाभ है। तीसरा है, इससे घरेलू कचरा का निवारण हो जाता है। ठीक है, इससे घरेलू कचरा का निवारण हो जाता है। कैसे? जैसे आपके पास 4 पशुएं हैं, दिन भर गोबर 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 कर दिया बहुत सारा, क्या करोगे, उसकी उपली पाथो या फिर उसे ले जा खेत में फेंचो, तो ऐसे आपके घर के आसपास कचरे, बदबू आता है। लेकिन अगर आपने गोबर गैस संयंत्र लगाया है तो जितना गोबर होता है उस सबको कलेक्ट करके ले जाके टैंक में डाल के पानी डाल देते हैं, ठीक है, टैंक में जाके जमा होगा और जीवाणु कीड़वन करके उससे गैस बनाएंगे। तो इस तरह से ये गोबर क्या होगा, गैस के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा
है और इस गैस का उपयोग खाना बनाने में कर दिए, ठीक है कि नहीं। और जो अपशिष्ट होगा वो यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, जो गोबर शेष बच जाएगा वो अपशिष्ट होकर यहाँ आएगा और इसको उपयोग खेत में कर लेंगे, एक अच्छी खाद, जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इससे कचरा खत्म हो गया, वरना एक टेंशन रहती गोबर कहाँ फेंका जाए, ये होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इससे घरेलू कचरा का निवारण हो जाता है और इससे बनी खाद को यूरिया के स्थान पर प्रयोग करते हैं। इससे बनी खाद को यूरिया के स्थान प्रयोग करते हैं। अरे दोस्तों, खेत में जो यूरिया डालते हो वो रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक खाद है, केमिकल से बना खाद है जो मिट्टी को प्रदूषित करता है, उपजाऊ क्षमता थोड़ा सा बढ़ा रहा है, लेकिन मिट्टी की कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिट्टी को पॉल्यूशन कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है यूरिया। तो हम क्या करते हैं कि जो गोबर इसमें गैस में कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट होने के बाद जो अवशिष्ट बचा जब वो भर जाता तो यहां से होकर के क्या होता है, यहां टैंक में आता है, इसको निकाल करके हम खेतों में डाल दें तो एक अच्छा खाद यूरिया का विकल्प होता है, ठीक है, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगा और मिट्टी को पॉल्यूटेंट नहीं करता है, प्रदूषित नहीं करता, ठीक है। और इसके बाद है इसमें हानिकारक जीवाणु परजीवी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या है, जैसे गोबर है आपने कहीं पे गांच दिया मतलब स्टोर कर दिया, भंडारित कर दिया, तो वहां पे गोबर पड़ा रहेगा, उसमें आपने देखा कीड़े पड़ जाते हैं, परजीवी क्रीम पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो बाद में वो क्या है, फैल करके आप पे शरीर पे रोग फैला सकते हैं, ठीक है, और तरह तरह बीमारियां फैला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गोबर गैस का टैंक है, संयंत्र है, तो सारा गोबर डेली का डेली इसमें डाल दे रहे हो तो ये किण्वन हो जा रहा है और जो अपशिष्ट बचेगा वो यहाँ खाद के रूप में कन्वर्ट खेत में चला गया। कहीं पे कोई परजीवी या क्रीम के डेवलप होकर के किसी प्रकार का कोई रोग या किसी प्रकार का कोई जीवाणु परजीवी डेवलप होने की कोई बात नहीं रह गई, ठीक है। सब के सब समाप्त हो गए, वातावरण नीट एंड क्लीन हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है बायोगैस की कमियां। क्या आता है, बायोगैस की कमियां। व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ बायोगैस। दोस्तों सीधी सी बात है, किसी से लाभ है तो हानि भी होगी, ठीक है, किसी से लाभ है तो हानि, एक सिक्के के दो पहलू, तो लाभ है तो हानियां भी। हानि क्या होता है कि यह सभी स्थानों पर लगाना संभव नहीं है, सही है। जैसे गांव में तो बहुत सारे जगह हैं, लगा सकते हो, शहरों में 10 बाई 10 का कमरा, थोड़ी सी जगह, तो वहां पे हम कहां लगाएंगे इसे, ठीक है, नहीं लगा सकते। लगाए भी तो गोबर कहां मिलेगा, तमाम तरह की समस्या है, तो इसे हर जगह नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, शहरों में नहीं लगा सकते, ये इसकी अपनी कमियां हैं, ठीक है। दूसरा है इससे टैंक धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, ठीक है। टैंक मतलब ये जो टैंक है ये लोहे की बनी किसी धातु की होती है, तो जब इसमें गोबर क्या तो गोबर से गोबर गैस बनती है तो धीरे धीरे गैस इस धातु से क्रिया करके इस टैंक जो धातु की बनी उससे क्रिया करके धीरे धीरे इसे नष्ट कर देते हैं, क्षय कर देते हैं, बाद में फिर से इसे चेंज कराना पड़ता है। और तीसरा, इससे बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन संभव नहीं है, बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन संभव नहीं है, अर्थात इस बायोगैस द्वारा बड़े पैमाने पर ऊर्जा नहीं उत्पादन कर सकते कि कोई मशीन या कोई बड़ी फैक्ट्री चला सके, ठीक है। ये सिर्फ आप पे घरों के लिए खाने बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये इसकी कमियां हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आइए फिगर समझ लेते हैं। तो फिगर से फिर से समझिएगा, बार ध्यान दीजिएगा कि गोबर गैस में सूक्ष्म जीव का महत्व। तो थोड़ा सा बताओगे कि इस विधि में क्या करते हैं कि गोबर से गोबर गैस बनाने के लिए जीवाणु द्वारा एक टैंक का प्रयोग करते हैं, एक संयंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे बायोगैस संयंत्र या डाइजेस्टर कहते हैं, डाइजेस्टर टैंक कहते हैं, ठीक है। इस टैंक का 3 भाग जमीन के अंदर क्या है, देखो ये जमीन है मान लीजिए, तो इसी में ये क्या है, दबा होता है टैंक का, और इसी में एक छिद्र बना होता है इस तरफ से, यहाँ पे गोबर और पानी जो अन्य अपशिष्ट है इसमें डाल करके, ठीक है, ढक्कन बंद कर देते हैं, फिर ये यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ पे इसी गोबर में जीवाणु होता है मेथनोबैक्टीरियम, जो इसका वायु की अनुपस्थिति में किण्वन कर करके मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, H2S, हाइड्रोजन गैस से बनाती है। और दोस्तों गैस ऊपर भागती है तो ये बन के ऊपर आके यहीं टैंक में स्टोर होता है। तो ये पाइप लगी होती है, यहाँ पे ये चूल्हा होता है, ठीक है, बर्नर जिसे आप कहते हो, तो ये आप यहाँ पे क्या है, स्टोर है। अब जब इसे खोलोगे जलाओगे तो यहाँ ये गैस जलेगी और जो भी बनाना हो बना सकते हो। और इस क्रिया में जो ये आपका जो अपशिष्ट गोबर रह जाता है, जब ये टैंक ऊपर आता है, जब उसका लेवल बढ़ जाएगा बहुत सारा, तो ये यहाँ से होकर यहाँ से निकाल करके इसे स्लज के रूप में, ठीक है, खेतों में हम क्या करते हैं, खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा रहा कि सूक्ष्म जीव बायोगैस के उत्पादन में कैसे हेल्पफुल है, महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को कवर किया। हो सकता है मे बी पॉसिबल चांसेज है 90% आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि सूक्ष्म जीव का गोबर गैस में महत्व समझाइए विद फिगर। तो
तो आप इस तरह से समझा और बता सकते हो। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इतना याद रखो कि भाई गोबर से गोबर गैस बनाने के लिए एक संयंत्र होता है, डाइजेस्टर टैंक कहते हैं या बायोगैस संयंत्र। इसमें क्या होता है, एक तरफ छिद्र होता है, ठीक है, ये देख रहे हो, जिधर से गोबर पानी डाल करके ढक्कन ढक देते हैं, फिर उसी गोबर में जीवाणु होता है जो टैंक के अंदर उसे वायु के अनुपस्थिति में किण्वन करके गोबर गैस बनाता है। जो गैस ऊपर आती है पाइप द्वारा वो चूल्हे के पास जाती है, बर्नर जलाते हैं, जैसे जलता अवशिष्ट पदार्थ खाद के रूप में बाहर हो जाता है। हो गया, और क्या, इसके लाभ हानियां भी मैंने आपको बता दिया। और क्या इसमें है, कुछ नहीं है। इसमें एक नंबर वही याद रखिए, गोबर गैस का प्रमुख गैस मेथेन लगभग 60 से 70%, और दूसरा कि जीवाणु का नाम क्या है, मेथेनोबैक्टीरियम है, क्योंकि मेथेन गैस बना रहा तो मेथेनोबैक्टीरियम हो गया, बात खत्म हो गई। और क्या इसमें, कुछ नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए,